दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला। आज हम बीएनएस फर्स्ट यूनिट की क्वेश्चन नंबर 5 शब्दों की परिभाषा लेकर आए हैं। तो इन शब्दों को हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन होता है, क्या है न्यायाधीश, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 16 में शब्द न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। ठीक है जी, ये बात तो आपको याद करनी पड़ेगी कि बीएनएस 2023 की धारा 2 उपधारा 16 में न्यायाधीश शब्द की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इसके अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का घोतक है जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ठीक है, अब इनको समझाएंगे। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक नहीं होता है, इसमें न्यायाधीश पद रूप से अभिहित हो। ठीक है, पद रूप से अभिहित होना जरूरी नहीं है, वो पद के ऊपर होना जरूरी नहीं है। उसके अंदर जो किसी विधि कार्यवाही में शामिल हो, चाहे वह कार्यवाही सिविल हो या दांडिक हो, उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह निर्णय अंतिम हो, उसके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं गई हो, विरुद्ध न अपील न होने पर उसका निर्णय अंतिम हो जाएगा। ठीक है, उसके निर्णय को किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा पुष्ट, यानी कि उसको सही साबित कर दिया गया हो, भाई भाई इसका निर्णय, इस न्यायाधीश का निर्णय सही है। ठीक है, उसको अंतिम हो जाए, उसका निर्णय अंतिम हो जाएगा, और जो विधि के द्वारा सशक्त किया गया पद हो। ठीक है, जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, उस व्यक्ति को न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार ऐसा हर व्यक्ति न्यायाधीश है जो किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही में अंतिम निर्णय देने की शक्ति या प्राधिकार रखता हो। समझ में आ गया। तो न्यायाधीश न्यायाधीश जो पद होती है, जो पद होता है न्यायाधीश पे, जो व्यक्ति विराजमान होता है, उस व्यक्ति के अंदर विधि कार्यवाही में, चाहे वो सिविल हो चाहे वो दांडिक हो, उसमें उसका जो निर्णय है वह अंतिम होना चाहिए। उसके निर्णय के विरुद्ध अगर अपील जाती है तो उसका निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए, तो भी उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। ठीक है, और विधि द्वारा उसका पद सशक्त किया गया होना चाहिए। ठीक है, जो कानून में दे रखा है उनकी सभी क्रियाओं को किया जाना चाहिए। ठीक है जी, ये बताया गया इसमें न्यायाधीश के अंदर। इसमें केस था रामचंद्र मोडक का, उसमें न्यायाधीश की डेफिनेशन दी गई थी। ठीक है, आगे समझ में एक बार फिर से समझ देता हूँ। न्यायाधीश ऐसा व्यक्ति है जो सिविल और दांडिक कार्यवाही में भाग लेता है, और जो उसका निर्णय होता है, जो निर्णय जजमेंट देता है, वो उसका अंतिम होता है। ठीक है, अंतिम निर्णय देने का अधिकार न्यायाधीश को ही होता है, तो उसको न्यायाधीश बोलते हैं। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 16 में न्यायाधीश शब्द की परिभाषा दी गई है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लोक सेवक कौन कौन होते हैं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 28 में शब्द लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, लोक सेवक कौन होते हैं? जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं ना, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो सेंटर के हो, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो आर्मी वाली हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी, उसको लोक सेवक बोला जाता है। ठीक है, लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति को घोतक है जो निम्नवत वर्णों में से एक है। जैसे नीचे जो डेफिनेशन दी गई है, उनमें, उन संस्थाओं में वो व्यक्ति लोक सेवक कहलाता है। तो सबसे पहला कौन सा आता है? भारत की सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ठीक है, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, मतलब आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का जो भी ऑफिसर होता है वो लोक सेवक होता है। हर न्यायाधीश, हर जिले में, हर तहसील पर जो भी न्यायाधीश होता है, वह
लोक सेवक कहलाता है। ठीक है। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, जो न्यायालय जो कोर्ट होता है उसका जो प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे। ठीक है। जो कोर्ट में जो काम होता है ना उसके बारे में बताया गया है। जो कोर्ट का जो कोई कर्मचारी है या कोई अधिकारी है, वह अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो जाता है कि वह किसी तथ्य के मामले में अन्वेषण कर सकता है, जांच कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, या कोई दस्तावेज बनाए जाते हैं, कार्य अधिप्रमाणित करे या रखे जाते हैं। किसी न्यायिक आदेशिका, जो न्यायिक आदेशिका क्या होती है, जो वो नहीं, ऑर्डर शीट नहीं होती फाइलों के अंदर, जो ऑर्डर शीट होती है उसको बोलते हैं न्यायिक आदेशिका, का निष्पादन करें, या कोई शपथ ग्रहण करें, जो एफिडेविट होते हैं उसको लेते हैं कोर्ट के अंदर, या निर्वचन करें, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। जो न्यायालय का जो डेकोरम होता है उसको मेंटेन करने का काम न्यायालय के अधिकारी किसका होता है, जो रीडर होता है वहाँ पे, जो सारे रिश्तेदार होता है वहाँ पे, उनका होता है। और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्य में से किन्हीं को पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो, वह आदमी लोक सेवक कहलाता है। ठीक है। आगे बात समझिए, जो थर्ड नंबर कॉलम है, इसमें जो न्यायालय के अंदर जो न्यायालय का जो एक बड़ा पद होता है, मुंसरिम एक पद होता है न्यायालय के अंदर, उसके बारे में बताया गया है कि उसका जो कार्य है वो इसमें बताए गए हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाले प्रत्येक जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत के सदस्य को भी लोक सेवक बोले जाते हैं। ठीक है। न्यायालय या लोक सेवक, जो न्यायालय का कर्मचारी है या फिर जो न्यायालय है उसकी जो सहायता करने वाली जूरी होती है उसको भी लोक सेवक बोला जाता है। फिफ्थ नंबर क्या होता है, प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया जाता है। ठीक है। जो मीडिएशन सेंटर होते हैं ना, मीडिएशन सेंटर होते हैं कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर, तो उन मीडिएशन सेंटर को हाई कोर्ट के द्वारा या राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा उनको ये अधिकार दिया जाता है कि आप मीडिएशन कराओगे। तो जो मीडिएशन कराने वाले होते हैं वो भी लोक सेवक माने जाते हैं। ठीक है। ओके। अब सिक्स्थ नंबर देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे पद को धारण करता है जो किसी व्यक्ति को परिरोध करने या रखने के लिए सशक्त हो, जो पुलिस वाले होते हैं ना वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। वो किसी व्यक्ति को परिरोध में भी रख सकते हैं और रखने का उनके पास अधिकार भी होता है। ठीक। सेवंथ नंबर में क्या आता है, सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे। ठीक है। अपराधों की सूचना दे। ठीक है। अपराधियों को न्याय के लिए प्रस्तुत करे या लोक स्वास्थ्य क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। ठीक है। यहाँ पे जो जो सरकारी जो पुलिस कर्मचारी होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो 6 नंबर में दिए गए हैं कि सरकार का प्रत्येक अधिकारी है, प्रत्येक अधिकारी मतलब पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करें। जो एसपी होते हैं, जो आरपीएस होता है, ठीक है, जो आईपीएस होता है, या ठीक है जो अपना सर्किल इंस्पेक्टर होता है वो, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है कि वो अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए प्रस्तुत करे, लोक के स्वास्थ्य सेवा सुविधा की संरक्षा करें। ठीक है। लोक की रक्षा करें। अब 8 नंबर में देखते हैं, प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि व्यतिक्रम को रोके। ठीक है। जो 8 नंबर होता है उसमें आ जाती है अपना एसटीएम कोड।
ठीक है। जो अपना एसडीएम कोड आता है, एसडीएम कोड के अंदर जो भी अपना गवर्नमेंट का जो काम होता है, संपत्ति को ग्रहण करना, संपत्ति को रखना, संपत्ति का व्यय करना, ठीक है, सर्वेक्षण करना, निर्धारण करना, किसी कॉन्ट्रैक्ट को करना, राज्य की आदेशिका का निष्पादन करना, राज्य के धन संबंधी हितों का प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण करना, रिपोर्ट करना, वो सभी मैटर इसमें आ जाते हैं। ठीक है। जो अपने राज्य का जो एसडीएम कोड, तो मैं आपको जो कोड बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको समझने में आसानी रहे कि कौन सी कोड में कौन से कार्य होते हैं। ठीक है। आपको जो उस नाम कोड का नाम लेने के बाद आपको सब कुछ याद आ जाएगा एग्जाम में, फिर आप उसको आसानी से लिख दोगे। ठीक है। अब देखते हैं 9वें नंबर पे, प्रत्येक अधिकारी जो सरकार की सेवा में हो, ठीक है, या उससे वेतन प्राप्त करता हो, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, ठीक है, अथवा किसी स्थानीय सत्ता या केंद्रीय प्रांतीय राज्य के अधिनियम द्वारा या उनके उसके अधीन स्थापित किसी नियम, कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा परिभाषित की सरकारी कंपनी की सेवा में या वेतन में पाता हो। ठीक है। वह कर्मचारी, वह अधिकारी जो राज्य की सेवा करने के लिए, सरकार की सेवा करने के लिए सरकार से वेतन प्राप्त करता हो और लोक कर्तव्य के पालन करने के लिए या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति भी लोक सेवक कहलाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए 10वां नंबर का, प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर, जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण निर्धारण करे या कोई रेट कर उद्धृत करे, किसी ग्राम, नगर, जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे। ठीक है। इसमें ग्रामीण स्तर के अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, पटवारी का, ग्राम सेवक का, एसडीएम कोर्ट का। वो सभी जो भी कर्मचारी होते हैं वो सब लोक सेवक होते हैं। तो उन सभी लोक सेवक कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में, उनके कार्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। उनके कार्य क्या क्या होते हैं? उनका कार्य होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रयोजन के लिए संपत्ति ग्रहण करना, प्राप्त करना, उस संपत्ति को रखना, संपत्ति को व्यय करना, राज्य या जिले का, ग्राम का सर्वेक्षण निर्धारण करना, ठीक है, और लोगों के अधिकारों के लिए उनको जागरूक करना। ठीक है, ये काम होता है। अब तक 11वां, ऐसे व्यक्ति जो कोई पद धारण करता हो जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करे, प्रकाशित करे, बनाए रखे या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। जो निर्वाचन अधिकारी होता है, जो निर्वाचन चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो भी लोक सेवक होते हैं। ठीक है। इस प्रकार उपयुक्त सभी व्यक्तियों को लोक सेवक माना गया है। उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया एग्जाम्पल देके। ओके। G.A. मेंटेरियो के मामले में किसी लोक सेवक के लिए 2 बातें बताई गई हैं। 2 बातें आवश्यक होती हैं। कौन सी? वह सरकारी सेवा में हो या सरकार से वेतन प्राप्त करता हो। जो आदमी सरकारी सेवा में है और सरकार से वेतन प्राप्त करता है वह लोक सेवक है। ठीक है। खैर, दूसरी बात कौन सी है? उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन न्यस्त किया गया हो। ठीक है। उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन न्यस्त मतलब उसको उसकी कोई ड्यूटी हो, उसका कोई काम हो कि भाई तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई काम दिया गया हो। जैसे टीचर काम होता है पढ़ाने का, पुलिस का काम होता है समाज की सुरक्षा करने का। ठीक है। ये काम सरकार की तरफ से दिया गया है, वो अपनी मनमर्जी से नहीं करते हैं, सरकार की तरफ से उनको दिया गया है। तो ये नेसेसरी शर्त हैं लोक सेवक के लिए। पहली शर्त कौन सी है? कि उसको राज्य सरकार से वेतन प्राप्त होता हो। दूसरी, उसको राज्य सरकार के कर्तव्य का पालन किया गया हो, उसके द्वारा राज्य सरकार के कर्तव्य का पालन किया गया हो। मुख्यमंत्री को लोक सेवक माना गया है, ठीक है, लेकिन विधायक को नहीं। क्यों? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम लालजीत राजसी शाह के मामले में सहकारी समितियों के अध्यक्ष को महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक माना गया है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 21 के अंतर्गत नहीं माना गया। ठीक है। नरेश कुमार मदान बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कार्यालय में नियुक्त कर्मचारी को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1948 के अर्थ अंतर्गत लोक सेवक माना गया है। विपिन पीवी बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में पुलिस बल के अंतर्गत कार्यरत होमगार्ड
को लोक सेवक माना गया है। कौन से केस में? विपिन पीवी बनाम स्टेट ऑफ केरल। जब आप अपने राज्य में या अपने स्टेट में या अपने ज़िले के अंदर या अपने तहसील के अंदर पुलिस के साथ में जो होम गार्ड देखते हो ना, जो पुलिस की जैसी वर्दी पहन के रखते हैं, उनको भी लोक सेवक माना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जंगम संपत्ति। अब जंगम संपत्ति क्या होती है? जंगम संपत्ति होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे अपने गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है, अपना टीवी हो गया, अपना फ्रिज हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, इस तरह से ये होती है जंगम संपत्ति। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 21 में जंगम संपत्ति की परिभाषा दी गई है। ठीक है जी, धारा 2 उपधारा 21। इसके अनुसार जंगम संपत्ति शब्दों से ये आशयित है कि उनके अंतर्गत हर भारतीय की मूर्त संपत्ति आती है। अब हर भारतीय मूर्त संपत्ति क्या होती है? मूर्त संपत्ति होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो चलयमान हो, चल संपत्ति इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त संपत्ति। किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हो, भूमि और वे जो भूबद्ध मतलब जमीन से जुड़ी हुई हो, जमीन के टच में हो, उन आप उसको कहीं ले जा नहीं सकते, उसको बोलते हैं भूबद्ध। भूपत किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, जंगम संपत्ति के अंतर्गत भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं आती है, जिनको अपन कहीं ले जा नहीं सकते। जैसे पेड़ हो गया, जैसे मकान हो गया, जैसे दुकान हो गया, ठीक है, उनको अपन कहीं नहीं ले जा सकते, तो वो जंगम संपत्ति में नहीं आती है। भारतीय न्याय संहिता में जंगम संपत्ति को अत्यंत सीमित अर्थों में ग्रह किया गया है। आर के डालमिया। इनमें सभी प्रकार के मूर्त संपत्तियों को सम्मिलित किया गया है। सभी प्रकार की मूर्त संपत्ति को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। चल संपत्ति को शामिल किया गया है, लेकिन भूमि से आबद्ध अर्थात भूपद चीज़ों तथा भूपद किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है। आगे बात समझ में। जंगम संपत्ति में सभी चलयमान चीज़ों को, सभी चल संपत्ति को शामिल किया गया है। जो भूमि होती है वो अचल संपत्ति होती है, मकान होता है वो अचल संपत्ति होता है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सदोष लाभ। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 36 में सदोष लाभ की परिभाषा दी गई है। सदोष लाभ क्या बोलते हैं? रॉन्गफुल गेन, मतलब गलत तरीके से कोई काम करके उससे लाभ कमाना, उसको बोलते हैं सदोष अभिलाभ। ठीक है, सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध, देखो, सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो सदोष अभिलाभ है वह विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है, और जिस व्यक्ति को अभिलाभ मिलना होता है उसको अभिलाभ नहीं मिलता है, कोई दूसरा ही उस अभिलाभ को ले लेता है, उसको बोलते हैं सदोष अभिलाभ। इस प्रकार सदोष अभिलाभ में अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति हकदार व्यक्ति से भिन्न होता है। आगे बात समझ में। ठीक है, भिन्न होता है तथा वह विधि विरुद्ध साधनों से ऐसा अभिलाभ प्राप्त करता है। इसका आवश्यक तत्व संपत्ति के स्वामी को उससे अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, ए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए की प्रॉपर्टी है, और बी और सी में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई ए की प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है, तो सी बोलता है बी को कि मैं तेरे को 8 लाख रुपए दूंगा, तू ये ज़मीन मेरे नाम करवा दे। जबकि एक की ज़मीन है तो बी क्या करता है, गलत तरीके से सी के पास से 8 लाख रुपए ले लेता है और ए को कुछ नहीं देता है, जबकि उसकी प्रॉपर्टी भी सेल कर देता है सी को। इसको बोलते हैं सदोष अभिलाभ। ठीक है जी। सदोष हानि क्या होती है? जस्ट इसका अपोजिट। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 38 में ही सदोष हानि की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार व्यक्ति हानि उठाने वाला है। ठीक है, वाला व्यक्ति, मतलब जो पहले तो क्या होता था कि जो सदोष अभिलाभ होता है उसमें जो हकदार होता है ना, प्रॉपर्टी का हकदार होता है, उसको लाभ नहीं मिलता, उसको पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो सदोष अभिलाभ हो गया, लेकिन अब वो सदोष हानि में आ गया। ठीक है, यही बात समझा रहा है।
यह परिभाषा वस्तु सदोष अभिलाभ से ही संबंधित है। ठीक है, सदोष अभिलाभ से संबंधित है। इसमें संपत्ति का हकदार व्यक्ति हानि उठाने वाला व्यक्ति होता है और ऐसी हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कारित होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है। लोकल गवर्नमेंट सीपी बनाम माधव पटवारी के मामले में सदोष हानि की दो आवश्यक बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी? संपत्ति का दोष पूर्णतया अर्जन, प्रतिधारण या वंचन करना, यानी संपत्ति को दोषपूर्ण तरीके से हड़पना, अपने पास रखना। दूसरा, विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग करना। ठीक है, सदोष हानि के लिए दो बातें आवश्यक बताई गई है लोकल गवर्नमेंट सीपी बनाम माधव पटवारी केस के अंदर कि संपत्ति का दोषपूर्णतया अर्जन होना चाहिए। दूसरा, विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रियनाथ बनर्जी का इस विषय पर एक अच्छा मामला है। इसमें अभियुक्त द्वारा एक विधवा के बैलों को बलपूर्वक एवं अवैध रूप से अपने कब्जे में इसलिए लिया गया ताकि विधवा के पति का ऋण चुकता हो सके। इसे सदोष हानि माना गया। समझ में आ गई बात? कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति था, ठीक है, कोई व्यक्ति था, उसने बी से पैसे उधार लिए, ठीक है, और ए की पत्नी थी सी, ठीक है, तो ए ने बी को पैसे नहीं चुकाए, तो ए ने बी को पैसे नहीं चुकाए, तो बी ने क्या करा, बी उसके घर गया और सी के जो बैल थे उन बैल को उठा के अपने घर लेके आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, नुकसान भाई, पैसे तो बी से ए ने लिए थे, लेकिन नुकसान कौन भुगत रहा है? सी क्यों भुगत रहा है? क्योंकि वह उसकी पत्नी है। ठीक है, तो उसको पता भी नहीं, तो उसने कब पैसे ले लिए उससे, तो यहाँ पे सदोष हानि किसको हुई है? सी को हुई है। अब आगे बात समझ में? ठीक है जी। अब देखते हैं 6 नंबर, बेईमानी से। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 7 में शब्द बेईमानी से डिसहोनेस्टी की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित हो या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित हो, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि आपको मैंने दोनों पढ़ा दिए हैं। तो बेईमानी भी यही है। बेईमानी क्या कह रहा है? बेईमानी ये कह रहा है कि बेईमानी कौन करता है भाई? एक आदमी को तो वो लाभ पहुंचा दे और दूसरा आदमी की हानि कर दे। ठीक है, ये बताया गया है कि इसमें जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है, मतलब इसे उसका आशय है, उसका इंटेंशन है ये कि एक व्यक्ति को तो सदोष अभिलाभ कारित कर दिया उसने या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। देखिए, यह परिभाषा शब्द बेईमानी की प्रचलित परिभाषा नहीं है। बुद्धम सिंह बनाम स्टेट के मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाना या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करना ही धारा 24 अब धारा 2 उपधारा 27 के अंतर्गत बेईमानी है। ठीक है, न्यायालय ने कह दिया है कि भाई किसी व्यक्ति को सदोष बेईमानी पूर्वक सदोष अभिलाभ पहुंचाना या फिर सदोष हानि पहुंचाना बेईमानी में आ जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू मंदिर की मूर्तियों को वहां से हटाकर जलाकर नदी में फेंक देते हैं। इसे बेईमानी से किया करते हैं माना गया। ठीक है जी, ये एक एग्जाम्पल दिया गया था। इसमें कुछ मुस्लिम व्यक्ति थे, उन्होंने हिंदू मंदिर से मूर्तियों को उठाया, उनको जलाया और फिर नदी में फेंक दिया। ठीक है, तो जो उनका जो कृत्य था ये बेईमानी से भरा हुआ काम था, बेईमानी पूर्वक कृत्य था, क्योंकि इसमें क्या सदोष हानि सन्निहित थी। इसमें जो हिंदू मंदिर था उसकी सदोष हानि सन्निहित थी, उसमें उसको हानि हुई थी, इसको बोलते हैं बेईमानी। अब देखते हैं कपट पूर्वक। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 9 में शब्द कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है। कपट पूर्वक क्या, तो जो फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड होता है, फ्रॉड करते हैं ना, वो चीज़ को बोलते हैं कपट पूर्वक। कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, यह तब कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है।
ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, ठीक है, कपटपूर्वक कहा किसी ने कोई बात, यदि वह उस बात को कपट करने की आशीष करता है, अन्यथा नहीं। अब देखिए, कपट की यह परिभाषा शाब्दिक परिभाषा नहीं है। इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि कपट करने के आशय से किया गया कार्य कपटपूर्वक किया गया कार्य कहलाता है। समझ में आ गई बात? कपट करने के आशय से किया गया कार्य कपटपूर्वक कार्य कहलाता है। ठीक है, मन में उसका जो इंटेंशन है ना, कपट करने का होना चाहिए। स्पष्ट है कि इस परिभाषा के अनुसार कपट पूर्व कार्य के निर्धारण के लिए आशय का महत्वपूर्ण स्थान है। आशय मतलब इंटेंशन, उसके अंदर मन के अंदर भावना होनी चाहिए कपट करने की, तब वह कार्य कपट पूर्व कहलाता है। ठीक है, आशय का पता अभियुक्त के आचरण से लगाया जा सकता है। ठीक है जी, रामचंद्र गुर्जर के मामले में बताया गया है। इस विषय पर डॉक्टर विमला बनाम दिल्ली प्रशासन का एक अच्छा मामला है। इसमें कपट के लिए 2 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। पहला है धोखा एवं क्षति। ठीक है, क्षति का आर्थिक क्षति होना आवश्यक नहीं है। कपट करने के लिए 2 आवश्यक तत्व बताए गए हैं डॉक्टर विमला बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में। एक तो होता है धोखा, एक होता है क्षति। क्षति होती है वो आर्थिक क्षति हो, जरूरी नहीं है। ये क्षति शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, और प्रतिष्ठा, विषय आदि कैसी भी हो सकती है। ठीक है जी, अब देखते हैं बीबी पद्मनाभ राव के मामले में यह कहा गया है कि कपट करने के आशय में धोखा कैद करने वाले व्यक्ति का फायदा प्राप्त करने का उद्देश्य रहना आवश्यक होता है। ठीक है जी, जो कोई कपट कर रहा है ना, कोई व्यक्ति, उसके मन में भावना कपट करने की, तो जो किसी को धोखा दे रहा है ना, तो उस जो कपट करने वाला व्यक्ति है ना, उसको कुछ उससे लाभ होना चाहिए, ये जरूरी है। उसको कुछ लाभ होना चाहिए, उसका फायदा प्राप्त करने का उद्देश्य रहना उसका आवश्यक है, या किसी अन्य व्यक्ति को धोखे से क्षति होने या होने की संभावना का होना भी अपेक्षित है। ठीक है, पहली बात तो क्या है, कोई आदमी अगर किसी के साथ कपट कर रहा है ना, तो उसको उससे लाभ होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि उस जो वो कपट कर रहा है, उस कपट से उस व्यक्ति को हानि या उसकी क्षति होनी आवश्यक है, तभी वो कपट पूर्व कार्य माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 8वां कूटकरण। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 4 में शब्द कूटकरण काउंटरफीट की परिभाषा दी गई है। क्या होती है काउंटरफीट, देखते हैं। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य इस आशय से करता है कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे, या संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वहाँ कूट रचना करता है, यह कहलाता है। ठीक है, कूटकरण क्या होता है, मान लो कि उसके कोई चीज़ होती है, उसको सिमिलर, उसके समान चीज़ बनाकर उसको बेचना, उससे किसी को व्यापार करना। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई जो अपने जो करेंसी होती है, अपनी इंडियन करेंसी होती है, तो उस करेंसी को डुप्लीकेट करेंसी बना के उसको मार्केट में सेल करते हैं ना, उसको बोलते हैं कूटकरण, उसको बोलते हैं काउंटरफेट। यही बात इसमें बताई गई है। देखिए, जो व्यक्ति किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश्य मतलब समान इस आशय से करता है कि वह उस समान से, उस सादृश्य से प्रवंचना करे, यानी सोचे, उसे डिलीवर करे, ये संभावित जानते हुए करता है कि प्रवंचना की जाएगी, उसको पता है कि यह गलत काम है, गलत तरीका है, वहाँ कूट रचना करता है। वह कूट रचना करता है उसको पता होने के बावजूद भी कि मेरे को सज़ा मिलेगी, मेरे को दोष मिलेगा, मेरे को दंड मिलेगा, लेकिन फिर भी वह करता है, यह कूटकरण कहलाता है। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। जरूरी नहीं है कूटकरण की कि भाई जो एक आइटम है उसको सेम टू सेम दूसरा आइटम होना चाहिए, वह कैसे भी कर सकता है। ठीक है, सिमिलर होना जरूरी नहीं है, स्पष्टीकरण है ये। सेकंड, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सादृश्य कर दे और सादृश्य ऐसा हो कि तद्वारा किसी व्यक्ति के साथ धोखा हो सकता हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सादृश्य बनाता है, उसका आशय उस सादृश्य द्वारा धोखा करने का था, या संभावित जानता था कि तद द्वारा धोखा किया जाएगा। आगे बात समझ में, मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदल दिया, ठीक है, और किसी व्यक्ति के साथ धोखा करने के लिए, या फिर धोखा हो सकता है, उसको पता है कि भाई किसी व्यक्ति को वो चीज़ देगा तो धोखा होगा, धोखा हो सकता है, जब तक वह साबित न हो जाए,
भाई जब तक वह साबित न किया जाए या उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को उस चीज़ के रूप का सदस्य बनाता है उसका आशय उस सादृश्य उस सामान पर उस चीज़ पर धोखा करने का था। ठीक है, यह संभवतः जानता था वो कि तद द्वारा धोखा किया जाएगा, इसको बोलते हैं कूटकरण। ठीक है, अब देखते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ को किसी अन्य चीज़ के सादृश्य करता है और ऐसा करने में उसका आशय यह रहता है कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे या उसको इस बात का ज्ञान है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, तो वह कूटकरण के अपराध का दोषी माना जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। लोकल गवर्नमेंट बनाम सेठ मोतीलाल जैन के मामले में यह कहा गया है कि कूटकरण के लिए नकल का ठीक वैसी ही होना आवश्यक नहीं है। नकल कैसे भी की जा सकती है, क्वालिटी में भी की जा सकती है, क्वांटिटी में भी की जा सकती है, रंग रूप में भी की जा सकती है। ठीक है, कैसी भी की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है वो उसके क्वांटिटी में ही उसके क्वालिटी में ही करे। के हासिम बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि कूटकरण के लिए ठीक वैसा ही होना आवश्यक नहीं है। आगे बात समझ में? स्टेट बनाम हाफिज मोहम्मद के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि जब नकल इस सीमा तक मिलती जुलती हो कि उसे प्रवंचना की जा सके जो यह कूटकरण के अपराध के गठन के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, ये होना चाहिए। अमेरिकी डॉलर का कूटकरण करना भी इसमें सम्मिलित है। स्टेट ऑफ केरल बनाम मथई वर्गीस। ठीक है जी, आ गया, हो गया कूटकरण समझ में। अब देखते हैं दस्तावेज। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 8 में शब्द दस्तावेज की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जाता हो। ठीक है, दस्तावेज उसको बोलते हैं जिसमें किसी पदार्थ के द्वारा किसी पदार्थ पर, जैसे कागज़ होता है वो पदार्थ ही तो है, इस दस्तावेज को बोलते हैं जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो, लिखा गया हो, वर्णित किया गया हो, मतलब उस पर लिखा गया हो, वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सके, उसको दस्तावेज बोला जाता है। आगे बात समझ में? स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। यह तत्वहीन है कि जो साधन है जिस वह किस पदार्थ पर अक्षर या अंक चिन्ह बनाए गए हैं वह न्यायालय के लिए साक्ष्य के लिए आशयित है या नहीं, वह न्यायालय उसको देखेगा। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं। अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्यवस्था करने पर अभिव्यक्त होता है, ठीक है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों, चिन्हों में अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा जहाँ वह वस्तुतः अभिव्यक्त न किया गया हो। ठीक है, ऐसा कोई शब्द है, ऐसा कोई पदार्थ है, उसके ऊपर अक्षर, अंकों, चिन्हों को वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्यवस्था करने पर अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसके अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों, चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त न किया गया हो। उस पर अगर दस्तावेज कुछ लिखा हो गया है ना, कुछ लिखा हुआ है, तो उसको साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, चाहे वो किसी ने लिखा हो या नहीं लिखा हो। ठीक है, धारा 2(8) में दी गई दस्तावेज की परिभाषा अत्यंत व्यापक है। इसमें ऐसे प्रत्येक विषय को दस्तावेज माना गया है जो किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो और जो साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशयित हो। आगे बात समझ में? ठीक है, न्यायालय के द्वारा साक्ष्य के रूप में उसको उपयोग लिया जाना हो, वह दस्तावेज कहलाता है। ठीक है, एम्परर बनाम कृष्णप्पा खड़प्पा के मामले में वृक्ष की छाल पर बनाए गए चिन्हों को दस्तावेज माना गया है। ठीक है जी, जो अपना जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री के अंदर जो अपना इतिहास, अपना जो ग्रंथ मिलते हैं ना, वो एक तरह से दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है वो, क्योंकि किसी ने ताड़ के पत्ते पे लिखा है, किसी वृक्ष की छाल पे लिखा है, ठीक है, तो उनको दस्तावेज मानेंगे।
ठीक है। श्यामाचरण बनाम उपखंड मजिस्ट्रेट के मामले में करेंसी नोट को दस्तावेज माना गया है। ठीक, जो करेंसी नोट होता है ना, उसको भी दस्तावेज माना गया है। ठीक है, जैसे अपना NI एक्ट के जो वो चलते हैं, केस चलते हैं, उनमें नोटों के ऊपर तो होता है भाई कैसे क्या करा है। ठीक है, वो सारी इसी पे होता है। अब स्वेच्छा, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 33 में शब्द स्वेच्छा की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छात कारित करता है। यह तब कहा जाता है जब वह उससे पहले ऐसे साधनों के द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करना आवश्यक था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह ये जानता था कि यह विश्वास करने के कारण रखता है कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। ठीक है, स्वेच्छा में बताया गया है कि कोई व्यक्ति है जो किसी परिणाम को स्वेच्छा से कारित करता है तथा वह जानता है कि इस साधनों के द्वारा यह काम हो जाएगा। उसको ये आशय था कि इस साधन के द्वारा मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, और इस साधन को काम में लाते समय वह भी जानता था कि विश्वास भी रखता था कि इस साधन से कार्य संभावितः हो जाएगा। ठीक है, यह परिभाषा स्वेच्छा शब्द की प्रचलित परिभाषा या अर्थ से भिन्न है। इस परिभाषा में परिणाम के संबंध में आशय, ज्ञान और विश्वास के कारण को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, आशय क्या है, मतलब जो स्वेच्छा से कोई कार्य करता है ना, उसको आशय होता है, पहले करने का विचार आता है मन में। उसको ज्ञान होता है कि इस काम को कैसे क्या करना है। तीसरा, उसको विश्वास होता है कि भाई इस काम को करने में ऐसे ऐसे मेरा काम पूरा हो जाएगा, इस बात का उसको विश्वास होता है, उसको बोलते हैं स्वेच्छा। अब्दुल मजीद बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति यह नहीं जानते हुए कि अमुक व्यक्ति लोक सेवक है, ध्यान रखना, अमुक व्यक्ति लोक सेवक है, उसे उपहति करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 उपधारा 2 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, न कि धारा 121 के अंतर्गत, जो लोक सेवक को उसके कर्तव्य से भयपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करने के संबंध में है। ठीक है, स्वेच्छा में बताया गया है कि अब्दुल मजीद बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति यह नहीं जानते हुए कि अमुक व्यक्ति जो व्यक्ति है वह लोक सेवक है या नहीं है, उसके साथ मारपीट करता है, उसके साथ कोई क्षति करता है, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं कि यह लोक सेवक है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 115 उपधारा 2 के का दोषी पाया जाएगा, न कि BNS 2023 की धारा 121 के अंतर्गत दंड का भोगी होगा, क्योंकि जो 121 होती है वह लोक सेवक के साथ उपहति कार्य करने पर दंड से दंडित करती है। ठीक है जी, ये हो गया। इसी प्रकार ओल्गा टेलिस बनाम नगर पालिका नगर निगम मुंबई के मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि जब सार्वजनिक फुटपाथों पर झुग्गी झोपड़ियां बना ली गई हैं, तो ऐसी झुग्गी झोपड़ियां बनाने वालों का आशय अतिक्रमण करने का नहीं होकर असहाय होने के कारण व नैतिकता के आधार पर जीवन यापन करने का था, अतः उन्हें आपराधिक अत्याचार का दोषी नहीं माना जा सकता। ठीक है जी। अब आता है भाई अपराध। देखिए जी, अपराध क्या होता है, अपराध आपको पता भी होगा, चलो ठीक है, और मैं एक बार और फिर आपको बता देता हूँ। ठीक है, अपराध क्या होता है। अपराध एक ऐसा शब्द है जो गैर कानूनी कार्य शामिल है। ठीक है जी, गैर कानूनी कार्य शामिल है और जो सरकार के द्वारा दंडित है। ठीक है, ऐसा कार्य जो गैर कानूनी है और सरकार के द्वारा दंडित है, उस कार्य को बोलते हैं अपराध। ठीक है जी, ओके। अब इसमें देख लेते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 24 में शब्द अपराध की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार उपखंड क और उपखंड ख में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत होती है, किंतु। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो ये अध्याय दे रखे हैं, अध्याय और धाराएं दे रखी है, इन अध्याय और इन धाराओं में अपराध शब्द की परिभाषा दी गई है। देख लेते हैं इनको भी। क्या अध्याय 3 में निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, धारा 9
धारा 49, धारा 50, धारा 52, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 58, 59, धारा 60, 61, 61। ठीक है, अब धारा 61 क्या होती है? देखिए जी, जो आपराधिक षड्यंत्र होते हैं ना, आपराधिक षड्यंत्र करे जाते हैं, वो धारा 60 में आ जाते हैं, 61 और 62 में। ठीक है, धारा 61, धारा 119, 119, 120 क्या होती है? जो उपहति कारित की जाती है, वो 119, 120 में आ जाते हैं। ठीक है जी, धारा 123 और धारा 127 की उपधारा 7। अब 127 क्या होती है जी? जो सदोष अवरोध नहीं होता क्या, उसको बोलते हैं, धारा 127 के अंदर आ जाता है। उपधारा 8 है, धारा 222, धारा 230, धारा 231, धारा 240, धारा 248, धारा 250, धारा 251, धारा 259, अब धारा 260, धारा 261, धारा 262, धारा 263, धारा 308 की उपधारा 6 और धारा 7, धारा 330 की उपधारा 2 में अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत की गई है। अब यहाँ पे जो धारा 229 और धारा 230 दी गई है, ये यहाँ पे मिथ्या साक्ष्य देने पर बताई गई है। धारा 189 की उपधारा 1, धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239, धारा 249, धारा 253, धारा 329 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वो जुर्माने सहित हो या रहित हो, दंडनीय है। आई बात समझ में? मतलब वह कार्य जो गैर कानूनी कार्य है और सरकार के द्वारा दंडित है, उस दंडनीय कार्य में ऐसी विधि के अधीन 6 मास का कारावास या उससे अधिक अवधि का कारावास भी हो सकता है, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के अलावा हो, दंडनीय जरूर होगा, उसको बोलते हैं अपराध। इस प्रकार इस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द की परिभाषा 3 खंडों में दी गई है। सर्वाधिक प्रचलित भाव में अपराध से अभिप्राय ऐसे किसी कार्य से है जो भारतीय न्याय संहिता या स्थानीय या विशेष विधि के अधीन दंडनीय हो। ठीक है जी, वही बात आगे जो भी मैंने समझाई थी आपको। प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य करता है जो संहिता में दी गई परिभाषा की परिधि में आता है, तो वह अपराध है भैया। समझ में आ गई बात? अगर कोई पति अपनी पत्नी के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य करता है जो BNS 2023 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, तो वह अपराध माना जाएगा। ओके जी। गांगुला मोहना रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में आत्महत्या को अपराध नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में न तो इसकी परिभाषा दी गई है, न ही आत्महत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं सद्भावना पूर्वक। गुड फेथ में अगर कोई काम करते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं सद्भावना पूर्वक। अब देखो जी, सद्भावना क्या होती है, आप बताओ मेरे को। चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखियो, जब किसी कार्य को या किसी बात को बिना किसी धोखे या गलत इरादे के करते हैं, ठीक है, अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं, तो उसको सद्भावना पूर्वक कार्य बोलते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? चलो इसको एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 11 में सद्भाव पूर्वक की परिभाषा दी गई। इसमें बताया गया है, कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई है या विश्वास की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? चलो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, जो कोई कार्य होता है, अपन कोई कार्य करते हैं, उस कार्य को अपन बिना धोखे, मतलब अपने मन में कोई इंटेंशन नहीं है किसी धोखा देने का, वो करते हैं। अपने मन में कोई गलत इरादा नहीं है वो काम करने का, जिस किसी की हेल्प करनी है अपने को, तो उसको धोखा देने का विचार भी नहीं है अपने पास और गलत इरादा भी नहीं है, फिर भी अपन उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो वो सद्भावनापूर्वक कार्य कहलाता है। ठीक है,
ठीक है। जैसे दो कंपनियां काम करती हैं, ए और बी, दो कंपनी होती हैं। वो कैसे काम करती हैं, वो सद्भावनापूर्वक कैसे काम करती है, वो भरोसा करते हैं एक दूसरे पे, वो विश्वास करते हैं एक दूसरे पे, तब जाके वो कंपनी अपना कार्य आसानी से कर पाती है। ठीक है, तो उसको सद्भावनापूर्वक कार्य बोलते हैं। इसमें क्या जरूरी है, धारा 2 उपधारा 11 शब्द सद्भावनापूर्वक की शाब्दिक परिभाषा नहीं करती है, अपितु केवल यह कहती है कि ऐसा कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया कहा जाता है जो सम्यक सतर्कता एवं ध्यान से किया गया हो। इस प्रकार इस धारा के अर्थ अंतर्गत सद्भावपूर्वक कार्य के लिए दो बातें आवश्यक मानी गई है। कौन कौन सी दो बातें, एक होता है सम्यक सतर्कता, एक होता है ध्यान। ठीक है, एक तो सतर्कता होनी चाहिए, भाई किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी गलत नहीं करना चाहिए, अपने को ध्यान रहना चाहिए पूरा। एक होता है एक्टिव है अपने पूरे, बिल्कुल किसी के साथ गलत नहीं होगा, किसी के साथ कुछ नहीं होगा। एक होता है ध्यान, इंटेंशन, होता है विश्वास। ठीक है, स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम भगवान बैरिक के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि सद्भावपूर्वक के लिए दो ही बातें आवश्यक होती हैं, एक होता है सम्यक सतर्कता, एक होता है ध्यान। ठीक है, इस संबंध में सुकुरु कविराज का एक अच्छा प्रकरण में इसमें अभियुक्त द्वारा एक व्यक्ति के आंतरिक बवासीर की शल्य क्रिया साधारण चाकू से की गई थी, जिससे काफ़ी रक्तस्राव हुआ और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह भी निर्धारित किया गया कि अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य सम्यक सतर्कता व ध्यान से किया गया नहीं होने से सद्भावना पूर्वक नहीं है। आई बात समझ में। इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति था, उसने एक डॉक्टर के पास अपने जो बवासीर था उसकी शल्य क्रिया करवाई थी, ऑपरेशन करवाया था। तो उस डॉक्टर ने क्या करा, उसने सम्यक सतर्कता और ध्यान के अभाव में एक साधारण चाकू से ही उसका ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन करने से उसके जो ब्लड होता है वो ब्लड बहुत बह गया, ब्लड रुका नहीं, और उस वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो न्यायालय ने उस डॉक्टर को सद्भावनापूर्वक कार्य नहीं करने का दोषी पाया गया। ठीक है, ये बात आगे समझ में। गुलाब चंद्र बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि असावधानी से किए गए कार्य को सद्भावनापूर्वक कार्य किया गया कार्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सद्भावना कार्य वही होता है जिसमें सम्यक सतर्कता हो और ध्यान हो। अगर किसी कार्य में ये दोनों का अभाव है तो वह कार्य सद्भावनापूर्वक कार्य नहीं माना जाएगा। अब आता है संसदीय। अब संसदीय क्या होता है बताइए जी, संसदीय आप बताइए क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ। देखिए, संसदीय क्या होता है, संसदीय वह होता है जैसे कोई भगोड़ा आदमी है, कोई अपराधी है, उसको जो अपन शरण देते हैं ना, जो मान लो कोई उसको शरण देता है, उसको खाना पीना देता है, उसको सामान देता है, उसको पैसे टके देता है, और पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसको छिपाता है, अपने पास रखता है, तो उसको उस व्यक्ति के ऊपर संसदीय का आरोप लग जाता है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 13 में शब्द संसदीय हार्बर की परिभाषा दी गई है। क्या है, संसदीय के अंदर किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार के इस खंड में प्रगणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। आगे बात समझ में। धारा 2 की उपधारा 13 में की गई संसदीय परिभाषा स्वांगीण नहीं है। जब पकड़े जाने से बचने के लिए कोई व्यक्ति इस धारा में वर्णित चीज़ों में से कुछ भी अन्य व्यक्ति को देता है तो वह संसदीय की परिभाषा में आता है। आया साथ समझ में। अब देखते हैं 40 नंबर का, मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है। आप बताओ, नहीं पता, मैं बताऊं। ऐसा दस्तावेज जो कानूनी अधिकार बनाता है, कानूनी अधिकार विस्तारित करता है, कानूनी अधिकार स्थानांतरित करता है और कानूनी अधिकार समाप्त करता है। ऐसे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको मूल्यवान प्रतिभूति कहते हैं। चलो अब इसको भी देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 उपधारा 31 में शब्द मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा दी गई है। क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का घोतक है जो ऐसी दस्तावेज है या होने तात्पर्य किया जाए जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सर्जित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभी स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। आगे बात समझ में। इस प्रकार
मूल्यवान प्रतिभूति एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा या तो विधिक अधिकार सर्जित किया जाता है, विस्तृत किया जाता है, अंतरित किया जाता है, निर्बंधित किया जाता है, निर्वापित किया जाता है या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा विधिक दायित्व की अभिस्वीकृति की जाए या नकारा जाए, इन दस्तावेजों को मूल्यवान प्रतिभूति कहते हैं। आगे बात समझ में? मैंने कहा वही तो बात आई। चलो ठीक है, एक बार दोबारा समझाता हूँ। एक ऐसा दस्तावेज जो कानूनी अधिकार को विस्तारित करता है, बनाता है, स्थानांतरित करता है, उस कानूनी अधिकार को समाप्त कर देता है और उसको निर्बंधित करता है, निरूपित कर देता है, अंतरित कर देता है, ये सभी जो करता है ना, उन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? इसका एग्जाम्पल हो गया, एक तो विनय पत्र हो गया अपना, एक हो गया चेक पर जो पृष्ठांकन होता है, एक वो हो गया, ठीक है। एक होता है जो संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, संपत्ति होता है ना, अपनी रजिस्ट्री होती है, जो पटा होता है, उनको भी अपने इसी में आ जाएगा मूल्यवान प्रतिभूति के अंदर, ठीक है। और एक हो गया आयकर निर्धारण आदेश हो गया, एक होता है पासपोर्ट, वो भी इसी में आ जाता है। लेकिन गोविंद प्रसाद बनाम स्टेट के मामले में मूल्यवान प्रतिभूति की प्रतिलिपि को मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना गया है। भैया ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, फोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही मूल्यवान प्रतिभूति माना गया है। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक रुके। हमने सारी डेफिनेशन को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारी मेहनत को हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ इस प्यारी सी कम्युनिटी में बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके बाय।